आज हम लोग बात करेंगे स्कैनफ फंक्शन की। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात यही पूछे, स्कैनफ फंक्शन से आप क्या समझते हो, या स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? तो अगर स्कैनफ फंक्शन की बात करें तो स्कैनफ इज ए स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेक द इनपुट वैल्यूज गिवन बाय द यूजर एट रन टाइम। मतलब देखिए, प्रोग्राम हमारा जब भी हम किसी कंपाइलर पे सी के प्रोग्राम को लिखते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल कराते हैं और एक तो हम रन कराते हैं। ठीक है, दो टाइम आते हैं सी प्रोग्राम के साथ, एक तो कंपाइलेशन का टाइम होता है और एक तो रन टाइम का होता है। एक तो ये होता है, सुने, एक तो अभी तक आपने क्या देखा है कि हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू डायरेक्टली ऐसे प्रोग्राम के अंदर दे दे रहे हैं। अभी तक हमने यही किया है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से डायरेक्टली हम वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इस केस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे द्वारा यूज किए जाए हैं इस तरीके से, हमारे द्वारा वेरिएबल्स को जब भी इस तरीके से वैल्यू दी जाएगी, होगा क्या कि हम इस टाइप के प्रोग्राम को जितनी बार कंपाइल करा के रन कराएंगे, हमेशा इन्हीं वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन होगा। अगर आप ये चाहते हो कि ठीक है, एक बार 10 और 20 ऐड हो गए, अगली बार 100, इस बार 10 और 26 ऐड हो गए, अगली बार 100 और 260 को ऐड करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से जाके प्रोग्राम के अंदर यहाँ 100 करना पड़ेगा और यहाँ पे 260 करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी वेरिएबल को हम इस तरीके से वैल्यू देते हैं तो इसे कहा जाता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। मतलब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन मतलब कंपाइल कराने के पहले ही हम प्रोग्राम के अंदर जाके वेरिएबल को वैल्यू हम लोग दे रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, अगर इस टाइप से वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यदि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू वेरिएबल के अंदर लेके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार फिर से समझ लें, यदि हम वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू यूज करके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम इस केस में नहीं कर सकते। और ये कमी थी जिसकी कमी को पूरा किया गया किसके माध्यम से? स्कैनफ फंक्शन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होगा उस समय हम वेरिएबल के टाइप के हिसाब से जो भी वैल्यू उसके अंदर देना चाहते हैं हम उस समय हम लोग दे सकते हैं। और यही नहीं, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू हम इंटर कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमको प्रोग्राम के अंदर जाके बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच लो, अगर कैलकुलेटर ऐसा बनाया गया होता कि हर बार जाके उसके प्रोग्राम में जाके परिवर्तन करना पड़ता तो ये संभव था? कैलकुलेटर को ऐसा बनाया गया है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू एक्सेप्ट करके उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू रन टाइम पे ली जाती है। आप कुछ भी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू यूज करके किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं फिर से स्कैनफ पे आता हूँ। स्कैनफ हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू हम रन टाइम पे दे सकते हैं। रन टाइम पे देने से फ़ायदा क्या होगा कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू दे के हम उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने लिखा भी है, स्कैनफ इज ए स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेक इनपुट वैल्यूज गिवन बाय द यूजर एट रन टाइम। अब रन टाइम पे वैल्यू कैसे देंगे वो अलग विषय है, अभी हम उसको देखेंगे। और एक चीज और है, ये तो हम स्कैनफ का यूज बता रहे हैं, सुने, ये हमने अभी तक क्या होता है स्कैनफ का यूज। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि स्कैनफ की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा ना कि कंपाइल टाइम पे अगर वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू यूज नहीं कर सकते, तो वो किसी फिक्स वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया? अब हम अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्कैनफ का। और जब कभी किसी प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ फंक्शन यूज किया जाएगा तो चूंकि स्कैनफ फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? स्टूडियो डॉट। तो
हम लोग studio.h को भी प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, यूज करना पड़ेगा। यानी ये जो scanf नाम का फंक्शन है ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, studio.h। अब बात करते हैं वैल्यू इनपुट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा scanf फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है। तो scanf फंक्शन को लिखने का लिखने का जो मेथड है उसी को सिंटैक्स कहा जाता है कि हाउ टू राइट scanf फंक्शन। तो scanf सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डबल कोट्स ओपन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। सुने, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताते हैं कि किस प्रकार की वैल्यू हमको वेरिएबल के अंदर एंटर करनी है। जैसा वेरिएबल का टाइप होगा वैसा ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। और एक चीज और है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को ही कंट्रोल स्ट्रिंग कहा जाता है। जब आप एक बार फॉर्मेट स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग आपने दे दिया, उसके बाद डबल कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया गया है, इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सुने, ये करता क्या है, ये उस वेरिएबल के एड्रेस को बताएगा जिसके अंदर हम वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको तो एड्रेस पता नहीं है, आप सिर्फ नंबर वैल्यू इनपुट करोगे, वह वैल्यू उसी वेरिएबल के लोकेशन पे जाके स्टोर कर हो सके, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और ये किसके एड्रेस को बताता है, ये उस वेरिएबल के एड्रेस को बताता है जिसके साथ इसका इस्तेमाल किया गया है। कैसे बताता है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की भूमिका को समझेंगे, उसके साथ साथ कंट्रोल स्ट्रिंग और या फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अपने पास कुछ वेरिएबल है, जैसे इंट ए नाम का एक वेरिएबल है, डबल डी नाम का एक वेरिएबल, और हम यूज कर लेते हैं क्या है, सी नाम का, ch नाम का। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। अब आप देखें यहाँ पे एक तो ये तरीका था कि हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दे रहे थे। स्कैनफ के केस में चूंकि वैल्यू हम रन टाइम पे लेने वाले हैं, इसलिए हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि वेरिएबल को वैल्यू हमको इस तरीके से असाइन करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, बस इस तरीके से डिक्लेयर कर करके छोड़ देंगे वेरिएबल्स को। क्या हमने कोई वैल्यू दिया है, बस हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है कि ये वेरिएबल्स हैं जिनका टाइप इंट है, डबल है और कैर। हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को ले रखा है, लेकिन हमने इनको वैल्यू नहीं दिया है, और आप भी नहीं दोगे। वैल्यू देंगे कब, जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा। कैसे देंगे, किसकी सहायता से, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। स्कैनफ किसको वैल्यू देना चाहते हैं, किसी को भी आप पहले दे सकते हो, ए को, डी को और सी को। यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है कि हमने पहले ए को डिफाइन किया है तो पहले ए को ही देंगे, या उसके बाद डी को डिफाइन किया उसके बाद डी को, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप पहले सी को देना, ch को देना चाहते हैं या डी को देना चाहते हैं, जिसको भी आप देना चाहते हो आप आसानी से उसको वैल्यू दे सकते हो। जैसे हम मान लीजिए डी को वैल्यू देना चाहते हैं, कब, रन टाइम पे। ध्यान रहे, स्कैनफ फंक्शन रन टाइम का मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम को जब कंपाइल कराओगे, कंपाइल कराने के बाद रन कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तो जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होगा तो उस समय हमसे नंबर मांगेगा, उतने नंबर, उतनी वैल्यू मांगेगा जितने कंट्रोल स्ट्रिंग होंगे। अगर एक कंट्रोल स्ट्रिंग होगा तो एक वैल्यू मांगेगा, अगर 2 कंट्रोल स्ट्रिंग होगा तो 2 वैल्यू मांगेगा। जितने कंट्रोल स्ट्रिंग दिए जाएंगे उतनी ही वैल्यू हमारे द्वारा वो रिसीव करेगा, और जब तक हम वैल्यू देंगे नहीं तब तक वो आगे का ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं करेगा। अभी देखिए कैसे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हम वैल्यू किसको देना चाहते हैं, डी को। तो अब डी को यदि हम वैल्यू देना चाहते हैं तो डी का टाइप क्या है, डबल। तो सबसे पहले आपने देखा कि सिंटेक्स में सबसे पहले हमको क्या देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। सबसे पहले ये तो लिखना है, तो हमने स्कैनफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोट्स ओपन किया। अब सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसा होगा,
यह जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। किस वेरिएबल का? जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम लेना चाहते हैं। किस में लेना चाहते हैं? डी में। डी का टाइप क्या है? डबल। और डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं? मॉड एलएफ। डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉड एलएफ। ठीक है। अब कॉमा, इसके बाद क्या है? कॉमा है। कॉमा करने के बाद हम क्या लगाएंगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना नहीं भूलना है। अगर बोलेंगे तो हमसे वैल्यू तो रिसीव करेगा, लेकिन वो वैल्यू किस लोकेशन पे जाएगी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि एड्रेस बताने का काम किसका है? एम% ऑपरेटर का या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। यदि हमने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं तो वो एक एड्रेस डी के एड्रेस को बताएगा कौन? और जब डी का एड्रेस पता नहीं चलेगा तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू डी के लोकेशन पे ना पहुंच के कहीं और चली जाएगी। ठीक है। अभी उसको भी हम एक डायग्राम से बताएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एड्रेस ऑफ डी। उसके बाद क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। ठीक है। अब यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए अपना रैम है। ये क्या है? रैम है। आपको पता है रैम के अंदर इस तरीके से फ्रेम बने होते हैं। इसका एड्रेस मान लो 1020 है, इसका 3020 है, इसका मान लीजिए 4095 है। ऐसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि इसकी नंबरिंग कहां से? 0 से स्टार्ट होती है। 5023 है, 6099 है। ऐसे हर एक ब्लॉक का एक नंबर है। हमने प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल लिए हुए? 3, A, D और CH। चलिए A को मान लीजिए ये लोकेशन मिल गया है, D को ये मान लीजिए और CH को ये वाला लोकेशन मिल गया है। हम एक मान लेते हैं। ठीक है। अब होगा क्या? सुने, जब प्रोग्राम को आप कंपाइल करा के रन कराओगे ना तो आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है जिसे कंसोल स्क्रीन कहा जाता है। तो अब आप क्या करोगे? जब रन कराओगे तो कंसोल की स्क्रीन आपके सामने आएगी और रुकी रहेगी। और हालांकि स्कैनफ हमने डायरेक्ट लिखा है, इसके पहले हमने कोई मैसेज वगैरह नहीं दिया है। सही तरीका ये है कि स्कैनफ के पहले हम एक मैसेज दें। ठीक है। मैसेज क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए जब कंसोल की स्क्रीन ऐसे आएगी ना तो ऐसे रुकी रहेगी। ये ब्लैक कलर की जो कंसोल की स्क्रीन है ये रुकी रहेगी। किस लिए रुकी रहेगी? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है? स्कैनफ। और ये क्या करेगा? ये इस बात का वेट करेगा कि आप एक वैल्यू एंटर करो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर कर दिया 23.5, जैसे लिख के एंटर किया, अब आप बताइए यदि हम वैल्यू 23.5 दे रहे हैं, क्या इसके साथ हम एड्रेस भी बता रहे हैं? आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना पता है कि डी का एड्रेस 5023 है। ये तो हमने एक एज्यूम किया ना, हमने तो एक एग्जांपल के लिए लिया होगा कि हाँ इसको ये एड्रेस मिला होगा। या जरूरी नहीं है कि डी को यही एड्रेस मिला होगा या CH को यही एड्रेस मिला होगा, ये तो हम पता नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रैम कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। अब आप बताओ, जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो क्या हम एड्रेस दे रहे हैं? हम सिर्फ वैल्यू देते हैं और वह वैल्यू उसी वेरिएबल के लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाए। मतलब उस वेरिएबल के लोकेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की। ये क्या करेगा? इसका मतलब जानते हैं? इसका अगर मतलब निकाले तो इसका मतलब हो गया एड्रेस ऑफ डी। इसका मतलब क्या हो गया? एड्रेस ऑफ डी। अगर हम इसकी बात करें तो डी का एड्रेस कितना है? 5023। तो यह डी के एड्रेस को बता रहा है, जिससे फायदा क्या होगा कि हम जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी? डी के एड्रेस पे। बता कौन रहा है? एड्रेस ऑफ, यानी 23.5 जाके इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखिए नाम से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। या इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं तो एड्रेस को बताने वाला ऑपरेटर। हम भी कहीं जाते हैं तो बिना एड्रेस के नहीं जाते हैं। तो आप बताइए, जब हम ये वैल्यू दे रहे हैं तो बिना एड्रेस के कैसे उसकी लोकेशन पहुंचेगी या कौन पहुंचाएगा? यह जिम्मेदारी किसकी है? एड्रेस ऑफ। इसीलिए मैंने कहा है कि जब जब हमारे द्वारा स्कैनफ फंक्शन की सहायता से किसी वेरिएबल को वैल्यू इनपुट की जाएगी तो हमको इस केस में, हालांकि एक केस ऐसा भी आएगा जहां पे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में, ये सब प्रिमिटिव है ना, इंट, डबल कैर, प्रिमिटिव के केस में हमको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है।
अब हम बात करेंगे, अच्छा एक तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूं। वो ये है कि स्कैनफ फंक्शन के केस में क्या ध्यान दीजिएगा, जब हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारे द्वारा /n/t या स्पेस या कॉमा इन सब चीजों का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। प्रिंटफ के केस में करते थे ना, /n/t कॉमा ये सब हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ क्या करता है, हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को मॉनिटर पे प्रिंट करता है। अगर कॉमा लगा देंगे तो कॉमा के साथ प्रिंट करेगा, न्यू लाइन कर दिए तो अगली लाइन में प्रिंट करेगा। मतलब मॉनिटर पे हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन यहां पे हम स्कैनफ के केस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जो स्कैनफ के केस में जो वैल्यू देंगे वो मॉनिटर पे नहीं डिस्प्ले होगी, बल्कि कहां जाके स्टोर होगा? रैम में। अब रैम की व्यवस्था क्या होगी, रैम के अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा, ये आपके अधिकार में नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकार में आता है। और उस अधिकार को कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का अधिकार किसके पास है? मेमोरी मैनेजमेंट का अधिकार ओएस के पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। ओएस उसको समझ सकता है, हम उसको समझ भी नहीं सकते। हम तो बस किताबों में पढ़ लेते हैं ना कि हाँ रैम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। हम भी किताब पढ़ के ही आपको बता रहे हैं, देखने थोड़ी ना गए रैम को तोड़ के कि हाँ इसका एड्रेस ऐसा होगा, दिखेगा भी नहीं। हम एक मतलब एक चीज एक स्ट्रक्चर होता है, समझ में आएगा? हाँ इसका प्रैक्टिकल है, इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो डी का एड्रेस क्या है तो आप जान सकते हो। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं ये 100% करेक्ट है। अगर आपको डी का एड्रेस जानना है तो कुछ मत करो, बस लिख दो प्रिंटफ, प्रिंट करा लो प्रिंटफ, आप लिख दो क्या प्रिंटफ, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लो मॉड यू। मॉड यू क्यों? क्योंकि एड्रेस जो होता है ना इंटीजर होगा। दूसरी बात वो जीरो से, उसमें नेगेटिव में कभी एड्रेस नहीं होता है, एड्रेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। और अनसाइंड इंट का मतलब क्या हो गया, उसमें कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड डी कर दिए तब नेगेटिव में आएगा। अगर आप एक्चुअल एड्रेस जानना चाहते हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज कर लो मॉड डी, और यहाँ प्रिंट करा दो क्या एड्रेस ऑफ डी को। प्रिंट किसको करा दे? डी के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दो, तो अब प्रिंटफ क्या करेगा? प्रिंट करेगा किसको? डी के एड्रेस को। अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप वैल्यू के साथ एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कैसे पता कि उसी वही लोकेशन मिला होगा? समझ रहे ना? आपको बस वैल्यू एंटर करनी है, एड्रेस बताने का काम किसका है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये वो एड्रेस बताएगा और आपकी वैल्यू उसी एड्रेस पे पहुंच जाएगी। किसके एड्रेस पे? उस वेरिएबल के एड्रेस पे जिसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो। समझ में आ गया? अब देखें, हमने तो डी को वैल्यू दे दिया, अब हमको किसको देना है वैल्यू? मान लीजिए सी एच को देना है, तो हम क्या लिखेंगे? मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें, मान लीजिए हमको सी एच को वैल्यू देना है तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे स्कैनफ। अब देखिए सी एच किस टाइप का है? कैर टाइप का है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया है? मॉड सी। क्या यूज किया जाएगा? मॉड सी। ध्यान रहे /n/t कॉमा इन सब चीजों का इस्तेमाल हम कभी भी स्कैनफ के केस में नहीं करें, क्योंकि हम जो वैल्यू देंगे वो मेमोरी में स्टोर होगा। अब मेमोरी के अंदर डेटा को आप व्यवस्थित नहीं कर सकते कि अगली लाइन में स्टोर हो या बीच में टैब हो, ये आपके हाथ में नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया? एड्रेस ऑफ सी एच। अब ये क्या करेगा? सी एच के एड्रेस को बताएगा, किस लिए? ताकि जो भी हम कैरेक्टर इनपुट कर सकें। जैसे मैंने एंटर कर दिया ए लिख के जैसे एंटर करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? सी एच के एड्रेस। अब सी एच का एड्रेस क्या होगा? ये कौन बताएगा? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। समझ में आ गया? अब हम किसको वैल्यू देना चाहते हैं? ए का टाइप क्या है? क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे बात आती है कि हम क्या एक बार में एक ही वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं? तो नहीं, हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक बार में एक वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, एक साथ अलग अलग टाइप के वेरिएबल को भी वैल्यू हम इनपुट, मतलब मल्टीपल वेरिएबल को भी वैल्यू हम एक साथ दे सकते हैं, चाहे उनका टाइप सेम हो चाहे उनका टाइप डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी केस में
किसी भी केस में चाहे वेरिएबल का टाइप सेम हो, भाई अगर मान लीजिए इन दोनों का टाइप सेम होता, दोनों इंटिट होते, तो 2 बार मार्ट डी करते। समझ रहे हैं ना? चाहे वेरिएबल का टाइप सेम हो, चाहे वेरिएबल का टाइप डिफरेंट हो, हम एक साथ स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखें, हम एक साथ तीनों को वैल्यू देना चाहते हैं, ए को, डी को और सी एच को। तो कैसे देंगे? स्कैनफ। मान लीजिए ए को पहले देना चाहते हैं तो मॉड डी, ध्यान रहे स्पेस भी नहीं चलेगा, मॉड डी, फिर सी एच को तो मॉड सी, फिर इसके बाद ये है ना डबल मॉड एल एफ, और उसके बाद डबल कोट्स को करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, जिस सीक्वेंस में कंट्रोल स्ट्रिंग को लिखा गया है उसी सीक्वेंस में वेरिएबल का नाम देंगे। यहाँ सीक्वेंस आपको ध्यान देना है। कंट्रोल स्ट्रिंग जब लिखोगे तो उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब आपने कंट्रोल स्ट्रिंग एक बार लिख दिया या फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया, तो जिस सीक्वेंस में फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखा गया होगा उसी सीक्वेंस में हम वेरिएबल का नाम देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला क्या है, मॉड डी। मॉड डी हमने किसके लिए लिया था? ए के लिए, तो पहले किसका नाम देंगे? ए का, फिर कॉमा। दूसरी बार किसका नाम दिए हैं? दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए है? कैर के लिए है ना। तो अब इस बार किसका नाम देंगे? सी एच का। फिर लास्ट में हर वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और बीच में कॉमा लगाना हम लोग नहीं भूलें, लेकिन कॉमा ध्यान रहे इधर लगाएंगे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इस बीच में हम कॉमा नहीं देंगे और स्पेस नहीं होगा, स्पेस कुछ नहीं होना है। तो इस तरीके से हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू एक साथ हम इनपुट कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ तो तीनों का टाइप अलग था, अगर मान लीजिए इसका भी टाइप इंट होता तो हम मॉड सी के बजाय मॉड डी कर लेते। ध्यान रहे जितनी वैल्यू होगी उतने ही कंट्रोल स्ट्रिंग देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक भूल गए लिखना, तो होगा क्या पता है? भले आप यहाँ पे 3 वेरिएबल का नाम दिए हो, आपसे वैल्यू पता है 2 ही मांगेगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, तीसरे के लिए वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तीसरे के लिए बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू ले लेगा? गार्बेज। तो इस टाइप के भी मिस्टेक आपसे प्रोग्रामिंग के दौरान हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा भी हो सकता है वैल्यू उतने ही लेगा, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, वैल्यू उतने ही लेगा जितने कंट्रोल स्ट्रिंग आपने लिए होंगे, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिए होंगे, और आपको कितने लेने हैं? जितने वेरिएबल्स होंगे, यानी जितनी वैल्यू आपको इंटर करनी होगी। समझ में आ गया? अभी हम इसमें एग्जांपल भी कर लेंगे, उम्मीद करते हैं इसका ना पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम है हमने लिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू, 1 कैरेक्टर वैल्यू एंड डबल टाइप वैल्यू एंड डिस्प्ले देम। हमको क्या करना है? एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमको एक इंटीजर वैल्यू, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू और एक डबल टाइप की वैल्यू लेनी है, और मॉनिटर पे उसको क्या करनी है? प्रिंट करना है। देखें, सुने, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेडर फाइल। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेडर फाइल है। नहीं, कभी भी कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो हम इन 4 लाइनों को जरूर लिखते हैं, और इन्हीं 4 लाइनों को स्टार्टिंग सेक्शन कहा जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं? सुने, आपको सबसे अभी ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इसके बाद कर्ली ब्रेस के बाद सी लैंग्वेज सबसे पहला काम ये है कि आप उन वेरिएबल्स को डिफाइन करिए जिसको आप प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो हमको पहले से नहीं पता है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाते हैं वैसे वैसे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे वैसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी खास करके जब बिगिनर्स रहते हैं, हाँ जब आप भी प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, जब भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रोग्राम बनाने का, तो आप पहले भी डिसाइड कर सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर किस किस टाइप के वेरिएबल होंगे, कितने वेरिएबल होंगे, इन सारी चीज़ों को आप पहले भी जज कर सकते हो। अभी फिलहाल आप बिगिनर्स हो, अभी आप सीख रहे हो, तो इस केस में अभी जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखो कैसे पता चलेगा कि कितने वेरिएबल लेने हैं, वेरिएबल का टाइप क्या होगा। तो उसके लिए आप ये देखो कितने वेरिएबल, कितनी वैल्यू आपको एंटर करनी है।
तो हमको एक वैल्यू इंटीजर टाइप की, एक वैल्यू कैरेक्टर टाइप की और एक वैल्यू डबल टाइप की। अब हमको पता है एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अपने पास 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, 3 वेरिएबल्स का नाम क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उनका टाइप क्या होगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू के टाइप के ऊपर। जैसे पहली वाली वैल्यू हमको लेनी है किस टाइप की? तो मान लीजिए इसके लिए हमने ले लिया नम नाम का वेरिएबल। नंबर लेना है किस टाइप का होगा? इंटीजर है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो लॉन्ग इंट भी यूज कर सकते हो। ये नहीं कहा बस इंटीजर होना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलो हम लॉन्ग इंट कर लेते हैं। अब क्या होगा? एक कैरेक्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सेमीकोलन। अभी हम वैल्यू नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू देना है कब? रन टाइम पे, जब प्रोग्राम हमारा रन होगा। किसकी सहायता से? स्कैनफ फंक्शन की सहायता से। दूसरा क्या है? कैर टाइप का। तो कैर के लिए चलो हम ले लेते हैं सी या ए डी, कुछ भी ले सकते हैं। फिर डबल टाइप की वैल्यू, डबल के लिए चलिए लेते हैं डी। अब ये चीज ध्यान रहे, सुने, आप जब सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना उसके बाद ही CLR SCR का यूज करना। टर्बो सी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कभी भूल के मत करना CLR SCR को ऊपर कर दें फिर वेरिएबल को डिफाइन, गलत हो जाएगा। पहले वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको आप डिफाइन कर लो, उसके बाद आप CLR SCR का यूज कर लो। ठीक है। अब मान लो हमने आपको एक चीज बताया है कि हम एक साथ स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सारी वैल्यू को हम एंटर कर सकते हैं। और एक और तरीका हमने बताया है कि अलग अलग करना चाहते हैं तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम अभी अलग अलग बताते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, अगर हम अभी लिखिएगा मत, अगर हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं स्कैनफ मॉड लॉन्ग इंट है ना, चलिए मॉड LD कर दिया, एड्रेस ऑफ नम कर दिया। तो इसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा ना तो ये ब्लैक कलर की ऐसे स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे हमको कुछ हिंट नहीं दिया रहेगा कि हमको करना क्या है। तो जैसे ये ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखेगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो हमको क्या करना है, वैल्यू इनपुट करना है, किस प्रकार की वैल्यू इनपुट करना है, उससे संबंधित एक मैसेज हमको पहले प्रिंट करा लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? प्रोग्राम का अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा सा हमको ये पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए आप सिस्टम जब आपका ऑफ रहता है तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे सिस्टम हम ऑन कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे स्क्रीन आ जाती है तो हमको पता चल जाता है कि हमको क्या क्या करना है। वैसे ब्लैक कलर की स्क्रीन रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। हमको पता चल सके कि क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि स्कैनफ, हर एक स्कैनफ के पहले हम लोग क्या लिख दें? प्रिंटर। फायदा क्या होगा अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम क्या एंटर करना चाहते हैं? नंबर को। हम क्या लिखेंगे? इंटर। मैसेज कैसा होगा? जैसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, लिखेंगे इंटर ए नंबर, ऐसे लिख देंगे मैसेज इंटर ए नंबर। उसके बाद हम लगा लेते हैं /n, करें उसको क्या लगेंगे? सेमीकोलन। अब जानते हैं फायदा क्या होगा? अब जब प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराएंगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा? प्रिंटफ। स्कैनफ से पहले लिखा गया है तो पहले प्रिंटफ लिखने से फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा? इंटर ए नंबर। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैसेज आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इससे फायदा ये होगा, सुनिए, इंटर ए नंबर। और ये जो हमने /n लगाया ना, सुने, अगर ये /n ना लगाएं तो कर्सर जानते हैं यहीं पे ब्लिंक करेगा। कर्सर जहां पे ब्लिंक करेगा नंबर हमको वहीं पे इनपुट करना है, इस बात का ध्यान देना है। कर्सर जहां पे ब्लिंक करेगा नंबर हमको वहीं पे इनपुट करना है। और यदि हमने /n लगा दिया तो होगा क्या? अब ये कर्सर यहाँ पे ना ब्लिंक करके यहाँ पे करेगा तो होगा क्या? अब इसके पहले आपने देखा कुछ नहीं मैसेज आ रहा था, अब मैसेज देने से हमको एक आइडिया लगेगा कि हमको करना क्या है, क्या करना है। तो अब इंटर ए नंबर देने का मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे हमको नंबर इंटर करना है। तो हमने नंबर दे दिया 29, बात समझिएगा। 29 जैसे लिख के इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? नम के अंदर, यानी नम को जो मेमोरी में स्पेस मिला होगा उसके अंदर ये 23 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 29। अब क्या करना है? अगली बार कैरेक्टर को देना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंटफ इंटर ए कैरेक्टर,
इंटर ए कैरेक्टर। इस बार किस प्रकार की वैल्यू इंटर करने जा रहे हैं? कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे स्कैनफ मॉड सी, और यहाँ क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ सी। जानते हैं जब प्रोग्राम रन करेंगे तो एक मैसेज तो आएगा, हमने वैल्यू भी दे दिया, फिर उसी के ठीक नीचे, अच्छा देखिए स्कैनफ जब तक वैल्यू ले नहीं लेगा तब तक अगला मैसेज नहीं आएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम 29 लेके इंटर करेंगे तब जाके प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, नीचे वाला ये प्रिंटफ, ये प्रिंटफ फिर लिख के आएगा क्या? एंटर अ कैरेक्टर। हाँ नहीं, ये वैल्यू वहीं रहेगी, दिखेगी ना कि आपने क्या एंटर किया है। ठीक है, अच्छा जब आपने एंटर कर दिया तो यही वैल्यू वेरिएबल में पहुंच गई। अब जानते हैं चूंकि इस तरह से हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है कंसोल की स्क्रीन रुकी रहेगी, ये वेट करेगा किस बात का कि आप एक वैल्यू दो, क्योंकि हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जब तक आप एक वैल्यू दे नहीं देते तब तक वहीं पे रुका रहेगा। हमने मान लीजिए दे दिया स्मॉल बी, जैसे देख के एंटर करेंगे तुरंत ये सी के अंदर स्मॉल बी जाके स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे एक और ले लेते हैं, प्रिंटफ इंटर ए वैल्यू या इंटर ए डबल टाइप वैल्यू। मैसेज आपके ऊपर है ना। यहां क्या लिखेंगे? स्कैनफ मॉड एलएफ, ठीक है, मॉड एलएफ और एड्रेस ऑफ डी। ये तो हो गया, अभी हमने इनपुट किया है ना, ये तो हमने क्या किया है? इनपुट किया है। जैसे मान लीजिए हमने अब यहाँ पे मैसेज क्या लिखा आएगा? इंटर ए डबल टाइप वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू इंटर करेंगे, मान लीजिए 30.5, जैसे इंटर करेंगे ये 30.5 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? डी में। अब नम के अंदर वैल्यू आ गया, सी के अंदर वैल्यू आ गया, डी के अंदर अभी मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ है, मॉनिटर पे प्रिंट नहीं हुआ है। मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फिर से प्रिंटफ। देखें अब क्या करना है, हम एक ही प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हुए सारे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो सारे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं? लिखेंगे प्रिंटफ। ठीक है, पहले हम किसकी वैल्यू? नम की वैल्यू। तो मान लीजिए हम अगर ऐसे कर देते हैं, देखिए मॉड डी सॉरी लॉन्ग इंट, तो नम का टाइप चूंकि लॉन्ग इंट है इसलिए हमने क्या कर दिया? मॉड एल डी, मॉड सी, मॉड एल एफ। ठीक है, फिर क्या करेंगे? मॉड एल डी का मतलब नम की वैल्यू, फिर कामा सी की वैल्यू, फिर कामा डी की वैल्यू। देखें ध्यान से, इस मॉड एल डी की जगह पे किसकी वैल्यू? नम की वैल्यू कितनी है? 29। तो जानते हैं ये जो कंसोल स्क्रीन है इसको थोड़ा मुझे इधर बनाना चाहिए था, यहाँ पे जानते हैं क्या आएगा? 29। इस मॉड सी के जगह पे सी की वैल्यू कितनी है? बी, तो इसी के बगल में बी भी आएगा, और इस मॉड डी के जगह पे 30.5। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो उतना अट्रैक्टिव लुक नहीं है, एक ही लाइन में सारा आउटपुट आ गया। हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा? देखें ध्यान से, कंट्रोल स्ट्रिंग में हमको चेंज करना पड़ेगा क्या? मॉड एल डी स्लैश एन, फिर क्या करेंगे? मॉड सी स्लैश एन, फिर मॉड एल एफ। अब होगा क्या? 29 एक लाइन में, फिर बी, फिर 30.5। इस तरीके से डेटा है। अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल का नाम भी आए तो इसके आगे लिख देना क्या? ऐसे लिख देना num इज इक्वल टू मॉड एल डी, फिर स्लैश एन कंट्रोल स्ट्रिंग में, फिर क्या लिख देना? सी इज इक्वल टू मॉड सी स्लैश एन, डी इज इक्वल टू मॉड एल एफ। तो होगा क्या? वेरिएबल के आगे, इसके आगे नम, इसके आगे सी इज इक्वल टू, इसके आगे डी इज इक्वल टू मैसेज के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टाइप की वैल्यू को हम एंटर कर सकते हैं। एक साथ लिखना चाहते हो तो एक साथ भी आप कर सकते हो। मैसेज क्या देना पड़ेगा? इंटर ए नंबर कामा कैरेक्टर एंड ए डबल टाइप वैल्यू। स्कैनफ में आप आसानी से एक साथ तीनों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से वैल्यू को इनपुट करके आप आसानी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर